28 और 29 दिसंबर के जो पेपर हुए थे सीटेट में, मैं आप सभी को बता दूं, इसका डिमांड काफ़ी अधिक है। और यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट आता है कि सर 28-29 वाला पेपर जो है उसको आप रिवीजन कराइए। तो मैं आज आप लोग के लिए सीटेट का पेपर 1 में 28 दिसंबर 2021 का ईवीएस पेडागोजी लेकर के आया हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि काफ़ी बेटर तरीका से और ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आप सभी को, क्योंकि ये जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार सेशन दोस्तों, इसको कह सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं, आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कि मेरा डिस्प्ले उतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगला प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। तो झटका से कभी भी कहेगा ना, ये मायने में बैठा लीजिए, तो आपका मैना होगा। आगे पीछे तो मैना, लेकिन कहेगा काफी हद तक पीछे घुमा लेता है तो उल्लू होता। दो चीज है इसमें, 360 डिग्री उल्लू घुमा लेता है पूरा। तो यहाँ आपका उत्तर मैना होगा, झटका से। अगला है, फिर से क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। देखिए अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है तब उल्लू होगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ में ही डाल दिया था। तो एग्जामिनर कभी भी जब सेट करेगा ना दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे झटके से आगे पीछे तो मैना। तो एग्जामिनर कभी भी सेट करता है ना, तो एक बात याद रखिए, वह अगल बगल का ही क्वेश्चन सेट करता है। और यहाँ काफ़ी पीछे तक उल्लू, काफ़ी बेटर है आपका उत्तर, दोनों सबका सही जा रहा होगा। चलिए, आप लोगों को पता है कि भाई ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं हैं, आप लोग बता दीजिए एक बार फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैं तो पेडागोजी का ऑपरेशन करने आया हूँ। 6 बिंदु बहुत अच्छा है, जिन्होंने 6 बिंदु किया उन सभी का सही जा रहा है। और ये अगला प्रश्न है, आप सभी को पता है कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस पर, या 10 से 12 फीट के बांस की ऊंचाई पर जो घर बनता है वह कहाँ बनता है दोस्तों? तो असम में। तो ये आसाम करके आ जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएगा आसाम। तो चलिए आप उत्तर आप आसाम कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा जवाब, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पूरे ध्यान से, क्योंकि आप एक एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपका औसत बढ़ाएगा। उत्तराखंड है, बहुत अच्छी बात है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, और ये आपका कूट है, कैसे पहचानिएगा? तो कूट में ABCD छोटा देता है, देख लीजिए। सबसे पहले नीचे करके इस तरह से वहाँ पे माउस में जो गोल वाला भाग होता है उसको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो नीचे की ओर क्वेश्चन जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा, अब जवाब दीजिए कि ये कूट है। तो मेरे दोस्तों बता दीजिए कि 3 भिन्न स्थान जहाँ पे जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, मकान के विवरण पर विवेचना करिए। मेरे दोस्तों जहाँ पे जलवायु भिन्न है उस पर विवेचना करना है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं और निचले मंजिली पर आवश्यकता पड़ने पर सामान एवं जानवरों को रखा जाता है। फर्श जो होता है वह लकड़ी और छत जो होता है वह सपाट होता है। बहुत अच्छी बात बोला। मनाली की बात करें कि मनाली में बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। तो बांस के खंभों पर आपका मनाली में नहीं है, ये असम की बात बोल दिया, ये गलत बात बोल दिया। अगला है कि राजस्थान में गांव में मिट्टी के बने मकान होते हैं जिनके छत जो होते हैं वह कटरीली झाड़ियों के बने होते हैं। तो आपका उत्तर A और C केवल सही जा रहा है। तो आप आसानी से कर लीजिएगा ऐसे ऐसे प्रश्नों को, और पेडागोजी इसमें जब आएगा तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि आप लोग भागे नहीं, क्योंकि अगर मेरा पेडागोजी एक बार देखेंगे ना तो मैं जिस स्टाइल से कर रहा हूँ ना उसी स्टाइल से आप लोग करके आइएगा, और आपका सीटेट में स्तर जो है ना ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन एक सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो लोग कंप्यूटर सही से चला लेंगे है ना, उन सभी का स्कोर बेटर जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, अब की बार 50% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो संस्था ले रही है एग्जाम वह दूसरा संस्था एग्जाम ले रही है। ठीक है, जो काफी निराशाजनक आप कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों
आप लोग काफ़ी मोबाइल चलाए हुए हैं, टेक्निकल नॉलेज है, तो अगर आपका आंसर सही है ना तो आप डेफिनेट रूप से खोज के मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी कहता हूँ। तो नीचे दिए गए पर विचार करिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली और कछुआ, उसे चुनिए जो अन्न से भिन्न है। तब मेरे दोस्तों आप लोग याद रखिए, कौवा जो है ये अलग चीज़ है, कछुआ, मछली, घड़ियाल सब पानी में रहता है, लेकिन कौवा ये पानी में नहीं रहता है, आपका ये सबसे अलग है। तो मान लीजिए मेरा उत्तर कौवा हुआ, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा। मान लीजिए कौवा आया आपका उत्तर ना, सी में आया, तो आपका आंसर देगा इस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूँ। इसे देगा एक में देगा डी, दो में देगा सी, तीन में देगा बी और चार में देगा ए। तो आप क्या माने हैं, कौवा। कौवा सी कहाँ पे है, तो दो में है सी, तो 2 नंबर आप देख करके नीचे मारना पड़ेगा आपको। यही प्रॉब्लम है दोस्तों अब की बार सीटेट एग्जाम में, ऐसे ही होने वाला है। तो आपका हो जाएगा कौवा। तो घबराए नहीं, जिनको उत्तर मालूम है वह आसानी से करके आएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो नहीं पढ़े उनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। आइए क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, हाथी के बारे में बताना है। एक झुंड में 20 से 25 हाथी और नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये गलत बात बोल रहा है यहाँ पे। 4 से 5 वर्ष की आयु तक में ही रहते हैं, तो ये बात सही बोला क्या मेरे दोस्तों। 4 से 5 वर्ष तक में झुंड में रहते हैं, ये बात भी गलत बोला, ये दोनों बात गलत हो गया। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है भैया। एक हथेनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो होता है ना वही फैसला लेती है, नेता होती है तो वही फैसला लेगी। तो सी और डी आपका उत्तर चला जा रहा है, और आपका ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा उन सभी का सही जा रहा है। भैया आपको पता है कि मधुमक्खी जो पालन होता है वह सबसे बेटर महीना बताना है कि कौन से महीना में शुरू करना चाहिए। और मैं आपको एक लड़की का नाम बताता हूँ, उस लड़की का नाम है अनीता कुशवाहा, जो मुजफ्फरपुर की महिला है। मधुमक्खी पालन के लिए वह नामी मानी जाती है। मतलब कि आपके क्वेश्चन पूछता है कि अनीता कुशवाहा का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी पालन से। और सबसे बेटर महीना जो है अक्टूबर से दिसंबर महीना जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेटर माना जाता है। ठीक है, अगर आपको शुरुआत करना पड़े तो ये आपका भाई जो क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। मेरा डिस्प्ले छोटा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नहीं बता पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे ही मेरे पास डिस्प्ले बड़ा होगा मैं आप लोग के लिए आऊँगा, ऐसा व्यवस्था करने वाला हूँ। आने वाले समय में आप लोग देख करके मज़ा आ जाएगा। और आने वाले समय में मेरा भी एक काफ़ी बेटर दोस्तों मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म होने वाला है जो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप लोग सीटेट पास कर जाइए। केवीएस का मैं तुरंत ही सीटेट एग्जाम के बाद केवीएस के लिए मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। 40 नंबर का पेडागोजी पूछता है जिसे मैं पढ़ाऊंगा आपको काफ़ी बेटर तरीका से। तो केवीएस का भी आपका मैं तैयारी करा दूंगा। केंद्रीय विद्यालय आप लोगों को पता होगा, अभी वैकेंसी निकली हुई है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ की सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी, बताएं। कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको उत्तर पश्चिम में होता है। इसके लिए आपको नक्शा में भारत में कौन से राज्य किधर है ये पता होना ही चाहिए, तब आपको पता चलेगा। उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों ये आपका जो है ना काफ़ी मज़ेदार सेशन है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया क्या कि निम्नलिखित में प्याज के खेती का क्रम बताना है कि कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्याज की खेती के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात आप क्या करिए कि मिट्टी को नरम करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़ाई करना। सबसे पहले मिट्टी को नरम करेंगे, जब नरम हो जाएगा तो उसमें बीज बो देंगे। बीज जब वो आ जाएगा तो उसमें से खरपतवार भी निकलेगा, तो उस खरपतवार को निकाल देंगे। अब भैया आप जब खरपतवार निकाल दिए तो प्याज के ऊपरी सतह पर सूखी पत्तियां को काट करके अलग कर लेंगे। जब प्याज को क्या करेंगे, सूखी पत्तियां को, उसमें सूखी पत्तियां होगा उसमें निकाल लेंगे। उसके बाद प्याज को उखाड़ करके निकाल लेंगे। आपका उत्तर सबसे बेटर यही चलेगा। तो यह आपका उत्तर क्रम में सजाना था दोस्तों। तो आपका उत्तर जो जा रहा है यहाँ आपका डी पर जा रहा है। ठीक है,
तो पूरा मैं लाइन से बताया हूँ, तो इससे आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और ख़ास करके मेरे चैनल पर आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बार आप लोग लाइक करें, और विश्वास है ना तो एक बार अंगूठा का निशान आप लोग इस प्रकार से थंब करके भेज दीजिए कि हाँ हमको विश्वास है, और कमेंट करके बताइएगा जो लोग ऑफलाइन देखते हैं मेरा वीडियो, और काफ़ी इंतजार रहता है आप लोगों को वीडियो का, मैं देखता हूँ कमेंट, काफ़ी आप लोग परेशान रहते हैं कि सर और वीडियो प्रोवाइड करिए। अकेला मैं भिड़ा हूँ, पूरा सिलेबस खत्म कर दिया हूँ दोस्तों, रिवीजन वाली क्लास चल रही है, ठीक है। तो कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता है? मैंने दोस्तों रेगिस्तानी ओक में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जुताई, ये तो होता है गहराई तक जाना, मैंने उस ओक जो है ना उसका जड़ काफ़ी गहराई तक जाता है, ये अच्छी बात है। पेड़ के तनों में पानी एकत्र रहता है ओक में, अच्छी बात है। पतिया बहुत कम होता है, ये भी सही बात है, लेकिन बहुत सारी पतिया ओक में नहीं होता है, और ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था, आप डी करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अकेला होने के कारण मैं आपको बता दूं, मुझे स्कूल भी करना पड़ता है, अभी हाल फिलहाल में स्कूल बंद है, सरकारी स्कूल अभी बंद है, जिसके वजह से मैं थोड़ा 2 टाइम आपका पूरा का पूरा प्रॉपर करा रहा हूँ वीडियो, और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ चुका है, स्कूल भी करना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना पड़ता है छुट्टी के बाद, और वहाँ से आकर के घर पे आकर के बच्चे यहाँ मेरे स्टूडेंट जो भी है उनके पास क्वेश्चन भेजना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाने बैठते हैं, तो आप लाइव मेरा देखते हैं, तो थोड़ा सा काफ़ी बिजी हो जाता हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर आप वीडियो कम से कम 3-4 डाला करिए, और काफ़ी लॉन्ग डालिए, मज़ा आता है आपका क्लास देख करके। तो इसीलिए वजह से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों जो भी मिल रहा है ना वो बहुत मेहनत से मिल रहा है दोस्तों, और काफ़ी बेटर तरीका से मैं प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए भाई दोस्तों आगे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक आ रहा है कि निकटवर्ती राज्य से, मेरे दोस्तों अगर निकटवर्ती राज्य के लिए करना है, तो अगर आप सीटेट तैयारियाँ कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, या आप भारत का एक नक्शा अपने घर में मैप लगा लीजिए, और देख लीजिए कौन से राज्य किधर है, और अगल बगल के राज्यों के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, तो तमिलनाडु का निकटवर्ती आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका होगा। आप सभी को पता है तमिलनाडु भारत का दक्षिणी छोर के अंतर्गत आता है, जिससे आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, पड़ोसी राज्य बोलते हैं इसको, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न है। क्या कहता है कि मोहन ने कक्षा में, अब आया पेडागोजी, अब कुछ स्टाइल बदला जाए पढ़ने का, तब ना मजा आएगा दोस्तों। चलिए, क्या कहता है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसे पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। मेरे दोस्तों कुल्हड़ समझते हैं क्या है? इस प्रकार से कुल्हड़ होता है दोस्तों, जिसमें मिट्टी के बर्तन का बनता है, इसमें चाय डाल करके देता है लोग कुल्हड़ में। चाय पिए हैं कभी? मिट्टी के बर्तन में मिट्टी होता है, मिट्टी का गिलास में, है ना, उसको कुल्हड़ कहते हैं ना, कुल्हड़ बनाते हैं। वही कुल्हड़ की बात मैं आप लोग को बता दिया कि मोहन ने बताया कि मेरे पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने वाले कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में किस संसाधन का उपयोग करेंगे, बताएं। मेरे दोस्तों एक बात सुन लीजिए, एक कुल्हड़ बनाने का काम जो होता है ना, मिट्टी के बर्तन का बनता है, और ये किसी खास समुदाय के लोग बनाते हैं, जिसे कुम्हार जाति के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो किसी सामुदायिक संसाधन के बारे में आप कक्षा में चर्चा करना चाह रहे हैं, जिसके वजह से ये आपका उत्तर ए पड़ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं आपको जमीनी स्तर से जोड़ करके बताऊंगा कि कैसे हुआ उत्तर, इसका पूरा सटीक उत्तर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पकड़ना है। अब आइए 77 पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान का, देखिए साइंस का सर्वोत्तम वर्णन कौन करेगा? तो मेरे दोस्तों विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान का स्थिर है, ये स्थिर वर्ड आपका गलत हो गया, क्योंकि बदलते रहता है इसमें। विज्ञान ज्ञान की इकाई है, और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया ही विज्ञान कहलाता है। ये बात सबसे बेटर बात बोला है विज्ञान की बात, ठीक है। विज्ञान संगठित और सुव्यवस्थित है, ये बात जो बोलता है ना सुव्यवस्थित, ये बदलते रहता है, व्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, संगठित नहीं है दोस्तों विज्ञान।
विज्ञान ज्ञान की इकाई है और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की परिभाषा मैं बताऊं अंग्रेजी में, आप लोग इसको याद रखिएगा, सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। इस परिभाषा को याद रखिएगा, सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। भैया कौन वर्णन करेगा, छोड़ेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, क्वेश्चन कोई भी हो, डरिएगा ना जिस क्वेश्चन से वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो डरना नहीं है। चलिए, वर्णन कौन करता है, तो ईवीएस के ज्ञान के कौशल की प्राप्ति, अच्छी बात है भाई। अधिगमकर्ता के बीच विचार कौशल का साझा करना, ये भी कहीं भी नेगेटिव नहीं बोल रहा, तो क्यों नहीं सही मानेंगे, हम मानेंगे सही। प्रेषित की जा रही जानकारी को प्राप्त करना, मेरे दोस्तों प्रेषित की जा रही जानकारी को क्या करना, प्राप्त करना। ये प्रेषित की जा रही जानकारी को प्राप्त करना, ये प्रेषित जो वर्ड है ना, ये आपका सही नहीं जा रहा है। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, 3 ही कुट सही करना है, तो आपका उत्तर हो गया ए, बी और डी। कहीं पे दिखाई दे रहा है, देखिए फेट फाट दिया है यहाँ पे, यही फंसा रहा है आपको। कुछ नहीं दोस्तों, ए बी डी कहाँ भी मिलेगा मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आप लोग सीटेट एग्जाम दीजिएगा, अपना अपना अनुभव शेयर जरूर करिएगा कि सर कैसा एग्जाम गया। थोड़ा सा आप लोग का कमेंट मैं देखते रहूँगा कि सर मेरा एग्जाम ऐसे गया। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बताइएगा आप लोग, मैं आपको कुछ और करने की कोशिश करूंगा उसके हिसाब से। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सर्वोत्तम व्याख्या करता है। मेरे दोस्तों उसका उत्तर बताएं, सर्वोत्तम व्याख्या कौन करेगा। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय, गलत बात बोला। 1 to 5 के अध्ययन में की जाने वाला एक विषय, गलत बात बोला। सॉरी, सब में एक विषय दिया हुआ है। देखिए, सब में एक चीज़ दे देना तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, 1 to 5 अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित। मेरे दोस्तों कभी भी पर्यावरण जो है ना, वह बालक से संबंधित ही बनाया गया है 1 to 5 के लिए। और सीटेट क्या कहता है कि बाल केंद्रित ऑप्शन को मार के आना है, तो क्यों नहीं मार के आएंगे इसको, बाकी क्यों ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, बाकी कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है। एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी ईवीएस पेडागोजी दोस्तों है ना, उसमें नेगेटिव बहुत कम देता है, पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जो ज़्यादा सही जाता है ना उसको मारा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, जवाब देने की कोशिश करिएगा आप सभी कोई। क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी कक्षा से पूछती है, अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसने मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके बड़े भाई ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब कि आपके घर पे मेहमान आ गए हैं, तो आप अपने घर की लड़कियों को बोले क्या कि तुम चाय बना कर के लाओ, लेकिन लड़का से नहीं बोले। ऐसा क्यों होता है? क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? बताए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है भाई। लड़कियों को कहा जाता है कि चाय बना करके ले आइए, तो ये क्या यह पर्यावरण संबंधित मुद्दा है? तो हाँ दोस्तों, है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ये भेदभाव है दोस्तों कि जो चाय जो बनाएगा ना वो लड़कियां बनाएगी, ये सबसे बड़ा भेदभाव है। सीटेट इसको भेदभाव मानता है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। लेकिन चाहे जो हो जाए, अभी भी कोई भी लड़का चाय जा कर के नहीं बनाएगा। लड़की अगर घर में है तो लड़कियां ही चाय बनाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, क्या कहा जाए मेरे दोस्तों, जल संरक्षण के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, सबसे बेटर ट्रिक। शायद आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे जल संरक्षण के बारे में। मेरे दोस्तों मैं काफ़ी एनालिसिस किया हूं जो भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं। जल संरक्षण वाली बात कहे ना, तो अपने परिवार में माता पिता जो है ना, जल का प्रयोग कैसे करते हैं, बच्चों को बोलेंगे कि बताना कि तुम्हारे माँ और पिताजी जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, यही उत्तर जाता है दोस्तों सही। इससे पता चलता है कि जल संरक्षण का
सबसे बेटर तरीका यही है, उससे पता चलेगा कि उसके घर में कितना जल की बर्बादी होती है या उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाइए। ये सबसे बेटर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बच्चों को जब बोलेंगे तो अपने जा कर के गार्जियन से पूछेगा, है ना, या देखेगा, अवलोकन करेगा, तो बच्चा का माइंड का विकास होगा, आकर के टीचर को बताएगा। तो सबसे बेटर सी माना जाता है जल संरक्षण के लिए। अगला है कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान रात के जंगल से गुजरते हुए तीसरी क्लास की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट पर, देखिए रात को जब जाइएगा ना सुनसान इलाका में, तो आपको चिड़ी चिड़ी कर करके आवाज आता है, झिंगुर का आवाज शायद होता है, आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। तो एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यह सितारे के चमकने की आवाज है। देखिए कितना भ्रांति वाली बात है, रात में जो चिड़ी चिड़ी की आवाज आती है। तो एक बच्चा बोला कि सितारों की आवाज है ना। आप क्या करेंगे बताइए, आप एक टीचर है, वहां पे बैठे हुए हैं, आप क्या करिएगा? यही तो आपका इंटरव्यू हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपका ज्ञान का टेस्ट यहीं पे ले लिया जाता है एग्जाम में। विद्यार्थियों को सही बताएंगे, मैंने दोस्तों सही नहीं बताएंगे, सबसे पहली बात। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहेंगे, ये सबसे बेटर है। पहले साझा कर ले बच्चा लोग आपस में, कोई ना कोई तो सही बताएगा, कोई ना कोई तो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों। ये सबसे बेटर है। आप व्याख्या वाली बात पर गलत जाइएगा। आवाज को खोजने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि रात्रि के जंगल में बच्चे लोग को साफ करने वाला जानवर भी घूमते रहता है, ठीक है। तो आपका सबसे बेटर आपका बी हो जाएगा। भैया पर्यावरण अध्ययन के पुस्तकों में दिए गए प्रयोग के परिणाम प्रयोग के अंत में किए जाने चाहिए। देखिए अंत में दिए जाने चाहिए। मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, कभी भी अंत में, शुरुआत में ऐसा ऑप्शन कभी भी सही नहीं गया है आज तक, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना है। मेरे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के पुस्तकों में दिए गए जो प्रयोग का जो परिणाम है, परिणाम मतलब कि इसको मिला करके बनाइएगा तो ये बनेगा, नहीं देना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। माने कोई आप प्रयोग करने गए, मैं आप ही के बारे में बताता हूँ, दो चीज मिला करके क्या बनेगा ये नहीं देना चाहिए, यहाँ पे खाली रहना चाहिए। क्यों खाली रहना चाहिए? ताकि बच्चा खोजेगा, निष्कर्ष तक पहुंचेगा। लेकिन आप इसका उत्तर दे दीजिएगा कि दोनों मिलके ये चीज बन गया, तो क्या खोजेगा? वो कहेगा कि सर ये होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रयोग का परिणाम क्या करना चाहिए? नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचेगा ना, तो बेटर होगा उसका विकास। मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पे आंसर लिख करके यहाँ पे मैं दिया रहता आंसर बी, तो आप लोग क्या ABCD मारते, इसको देखते नीचे बी, तो चलिए भाई बी मार देते हैं। इसीलिए प्रयोग का परिणाम कभी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका उत्तर बी हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, देखिएगा मजा आ जाएगा, कि आपके विद्यालय के एक बागवान में विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियों इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करिएगा? मैंने एक विद्यार्थी है पत्ता बिटोर करके उसमें आग लगा दिया, एक विद्यार्थी आपको आकर के कंप्लेन कर दिया, तो आप क्या करिएगा? देखिए यही आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों। कभी भी सीटेट आपका यही टेस्ट ले लेता है कि आप टीचर बनने योग्य है या नहीं है। क्या करिएगा? विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवानी में कचरा कम कर रहा है। मेरे दोस्तों ये गलत बात है। विद्यार्थियों से सूखी पत्ती इकट्ठा करने में बागवानी की मदद करने के लिए कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करेंगे। सबसे बेटर तो ये बोला भाई, बात समझे कि नहीं समझे? तो इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, यहाँ हानिकारक है, निर्देश देंगे, ये सब बात गलत है दोस्तों। प्रदूषण होगा, ये सब नहीं दोस्तों। उसको खाद बनाने के लिए सहायता करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग को बोलते हैं दोस्तों सहयोगात्मक अधिगम की आवश्यक तत्व है। सहयोगात्मक के लिए सबसे बेटर तत्व क्या है मेरे दोस्तों? मैं बता दूं, विद्यार्थियों को समूह में कार्य करते हैं,
विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। सहयोगात्मक के लिए बताना है, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे से की सहायता करते हैं, ये भी बात सही है। और देखिए सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता है ना अपने समूह में, तो ये सही जा रहा है दोस्तों, इसी में सारे ऑप्शन आपका समाहित हो जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर प्रतियोगिता तो गलत होता है, लेकिन मेरे दोस्तों सुन लीजिए, सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं माने कोई भी काम करने में, तो ये बेटर जा रहा है। यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लिखा हुआ है कि आप डरिएगा, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी और डी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए 27, 28, 29 दिसंबर का एक क्वेश्चन आप लोग इतना डिमांड है ना क्या कहे। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। मान लीजिए आप टीचर है, आप अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ कि कैसे कपड़े कैसे धोए जाते हैं, तो एक विद्यार्थी जवाब देता है आप ही का कि वे अपने माता पिता के विभिन्न तरीके से साबुन लगा करके, पत्थर पड़ के रगड़ करके, पीट पीट करके, है ना, इस प्रकार से धोने वाले कपड़े के लकड़ी के बाट से, है ना, लकड़ी से भी पीटा जाता है, धो करके ब्रश लगा करके वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हुए, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या है। मान लीजिए आप ये चर्चा छेड़ दिए, सब बच्चा बोल रहा है हम वॉशिंग मशीन में पीसते हैं, सर हम कपड़ा को पीट पीट के पीसते हैं, सर हम लकड़ी से मार मार के, सर हम ब्रश से रगड़ रगड़ के पीसते हैं। तो ये चर्चा कराने का क्या उद्देश्य है आपका, बताइए आप। मैं आपको पहली बार ही बोला कि यहाँ पे कभी भी दोस्तों आपका टेस्ट ले रहा है, माइंड टेस्ट ले रहा है यहाँ पे, तो माइंड टेस्ट के लिए आप लोग जवाब दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों को सामाजिक असमानता को उजागर करेंगे। ये गलत बात बोल दिया, असमानता को उजागर करेंगे क्या। विद्यार्थियों को घर के अनुभव में चिंतन करने के लिए प्रेरित करें। बच्चा अपना अपना चिंतन करके बताएगा कि सर हम ब्रश से रगड़ते हैं, सर हम पीट पीट करके उसको धोते हैं, कपड़े के धोए जाते हैं इसलिए विवर्धन संदर्भ प्रदान करते हैं, ये भी बात आपका सही लिख रहा है। कपड़े धोने की प्रक्रिया को सिखाने के लिए, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो चला जाएगा आपका बी, सी और डी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, मैं अगर समझाऊंगा तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। और सीटेट कभी भी आपका इंटरव्यू लेता है कि आप टीचर बनने योग्य है या नहीं, आपका माइंड टीचर योग्य है या नहीं है। ठीक है, आपका टेस्ट हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है, बताइए। रचनावादी कक्षा में आपका क्या भूमिका, आप अध्यापक है, मैं आपको अध्यापक मानता हूं दोस्तों, क्योंकि आप आने वाले समय में आप ही टीचर बनिएगा, हम नहीं, हम तो बन चुके हैं, आप लोग ही बनिएगा टीचर दोस्तों। तो आप क्या करिएगा बताइए, रचनात्मक कक्षा में क्या करिएगा। तो सबसे पहली बात, व्याख्या करने वाली बात तो हटा लीजिए, सबसे पहले आप ज्ञान देने वाली बात हटा लीजिए। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लेक्चर छोड़ दीजिए, आप व्याख्या करने वाली बातें हटा दीजिए। सबसे पहले बेटर दोस्तों प्रेरित करेंगे, व्याख्या वाली बात को गोली मारिए, मैं आपको पहली बार ही बोल दिया। तो आपका उत्तर हो गया क्या, ए और बी और डी पर। तो बी और डी आपका ऑप्शन बी पर जा रहा है, कोई दिक्कत है किसी को क्या। तो सुन लीजिए आप लोग, कभी भी व्याख्या नहीं देना है ना, टीचर बनने जा रहे हैं तो बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं छोड़ना है कहीं जा करके। सुनिएगा, कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईवीएस जो है ना एक एकीकृत विषय है, आप माइंड में याद रख लीजिए, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, आपका 100% सही जाएगा। ईवीएस क्या है, एकीकृत है। ठीक है, ये बात आपको याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है भाई, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, अब और आपका माइंड टेस्ट लेगा, देखिएगा कैसे लेता है आपसे। अध्यापक विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। ठीक है भाई, आप ही चर्चा कर रहे हैं, तो वह विद्यार्थियों के उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकार के बारे में पूछती है। मान लीजिए आप अपने बच्चों से पूछते हैं, एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर के बालकोनी में घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने कहकर उसे हटा दिया। मान लीजिए आप एक कक्षा में है, आप चिड़िया पर चर्चा करें तो बच्चा बोला कि सर मेरे बालकोनी में एक चिड़िया घोंसला बनाया था, लेकिन मम्मी ने कह करके हटा दिया कि बालकोनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। उसकी मम्मी क्या किया, हटा दिया चिड़िया का घोंसला तोड़ करके। अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए बताइए, अब क्या करिएगा बताइए। आपका एक बच्चा बोला कि सर मेरी मम्मी ने एक चिड़िया का घोंसला तोड़ दी जो मेरे बालकोनी में बनाया था, तो आप टीचर होने जा रहे हैं, आप क्या करिएगा बताएं।
आपका एक इंटरव्यू ले रहा है यहाँ पे सीटेट दोस्तों। विद्यार्थियों को मम्मी से बात करेंगे और उसे बताएंगे कि उन्हें घोंसला हटाना गलत किया, जाइएगा कहने ना तो सबसे पहले झाड़ू लेके मारेगी उसकी मम्मी, ठीक है। कहेगी तुम्हारी मम्मी ने गलत किया या आप गलत किए हैं तो झाड़ू से मारेगा दोस्तों। सबसे पहली बात इसको हटा लीजिए, ऐसा नहीं करना है, पिटाना भी नहीं है। विद्यार्थी और उनके अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे, एक आयोजन करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे और उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। वहाँ पे समझाएंगे सभी को समूह में, तो वहाँ पिटाने का चांस कम रहेगा। तो ये आप करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों पिटाना भी नहीं है। अब देखिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अभिभावक के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घुमा, देखिए नज़दीकी पक्षी माने चिड़ियाघर, उसके अभिभावक को ले जाएंगे। अगर एक भी अभिभावक अगर नहीं गया तो भी मुश्किल हो गया कि भाई उसको ले गए हमको कहीं नहीं ले गए, तो यहाँ भी आपका पिटाने वाला नौबत आ जाएगी। विद्यार्थी से यह कहना कि मम्मी ने सही किया, बाबा मम्मी ने सही किया तो हो गया, लड़का भी वैसे ही करने लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये भी ऑप्शन नहीं करना है। कोई दिक्कत हो रही है किसी को क्या? अब अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, और ये भी आपको देखिए, ये जो सेशन था 28 दिसंबर का, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर 28 और 29 दिसंबर का पेपर कराइए। मेरे दोस्तों सुन लीजिए, 28-29 का जो भी पेपर कर रहा है ना, उसका माइंड काफ़ी विकास होगा, क्योंकि यह एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है कि आप क्या करिएगा। पूरे क्वेश्चन में यही भरा कि आप क्या करिएगा। देख लीजिए एक और क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को प्रकृति संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर, माने आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और लाल सिग्नल देखिए तो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगला दिन माने एक विद्यार्थी को आप बोले, तो अगला दिन एक विद्यार्थी कहता है कि सर मेरे पापा ने उसका पालन नहीं किया। माने कि उसका पापा जो थे ना, सिग्नल देख के, लेकिन गाड़ी उनका चल रहा था, धुकुर 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 उसका गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो उस विद्यार्थी ने पापा द्वारा की उपेक्षा की जा रही है। क्या चीज़ की उपेक्षा करना चाह रहा है वो विद्यार्थी, बताए? तो सड़क सुरक्षा अधिनियम, यहाँ पे सबसे पहले आइए उत्तर बताइए। अब कूट है ये। सबसे पहली बात है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये आपका गलत बात है। ये गाड़ी कोई चालू करके रखे या बंद करके रखे, इसको कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता है, कोई भी कानून नहीं बना सकता है इस पर। अपना गाड़ी है, अपना तेल है, जियान कर रहा है भाई। ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए दोस्तों। ट्रैफिक नियम में नहीं है कि गाड़ी तुम बंद कर लो, ठीक है। पर्यावरण के लिए चिंता की विषय है। गाड़ी अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो धुआं दे रहा है, तो चिंता का विषय है दोस्तों। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग भी करना है दोस्तों, गाड़ी अगर बंद कर रहे हैं तो ये आपका उत्तर सी और डी पर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, जरा आप लोगों से मैं आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आज का क्वेश्चन जो था टीचर बन करके जवाब देने का था, आपका इंटरव्यू हुआ है पूरा का पूरा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोगों से कहना नहीं पड़े दोस्तों कि आप लोग लाइक करें। आपको अच्छा लगा भाई दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।